जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं जितनेगी। डिफेंस डायरी के संग में बात एक और महावीर योद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान टैंकों की भीषण गोलाबारी के बीच में घुसकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हम इस महावीर की अनसुनी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। ऐसी खबरें जो भारत की तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाती हैं, भारतीय सेनाओं का हौसला बढ़ाती हैं। ऐसी ही एक खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। हालांकि अब तीनों सेनाओं में महिला सैनिकों को, अधिकारियों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है, यानी कि युद्ध के मोर्चे पर आर्टिलरी जैसे महत्वपूर्ण अंग में अब भारतीय सेना के इस अंग में महिला अधिकारी मोर्चा लेंगी। ओटीए चेन्नई यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होने के बाद 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है। इसके बाद अब ये महिलाएं अपने 19 पुरुष साथियों की तरह ही आर्टिलरी यूनिट में अलग अलग जगह पर तैनात होंगी और सभी महत्वपूर्ण जो विंग हैं, चाहे रॉकेट मीडियम की बात की जाए यानी कि रॉकेट यूनिट की बात की जाए, फील्ड एंड सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन की बात की जाए, या सभी तरह की जो आर्टिलरी गन हैं, उसमें अब अलग अलग यूनिट में भारतीय ये महिला अधिकारी तैनात होंगी। इससे पहले भारतीय सेना अलग अलग विंग में महिलाओं को मौका देती थी, लेकिन अब जितने भी मुश्किल यूनिट हैं या सेना के अलग अलग अंग हैं जिस पर अभी तक सिर्फ पुरुष अधिकारियों को ही मौका मिलता था, अब महिला अधिकारियों को भी समान मौका दिया जा रहा है। इसी तरह से कुछ समय पहले अग्निवीर के तौर पर नौसेना ने महिला नौसैनिकों को शामिल करने का फैसला लिया था। उन्हें सभी तरह के युद्धपोतों पर इस वक्त तैनात किया जा चुका है। और बात अगर भारतीय वायुसेना की जाए तो भारतीय वायुसेना में इस वक्त महिला लड़ाकू जो पायलट हैं वो रफाल से लेकर सुखोई विमान उड़ा रही हैं। तो इस तरह से भारतीय सेना ने भी महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाया है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ और नौसेना की जो क्षमता है, मारक क्षमता है, उसको बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत अभी हाल में एक बड़ा टेस्ट किया गया, एडीसी 150 टेस्ट गोवा में किया गया, जिसके तहत अगर 200 किलोमीटर या उससे ज़्यादा 2000 किलोमीटर तक अगर कोई भारतीय जो युद्धपोत है, शिप है, वो समुद्र के किसी भी मोर्चे पर तैनात है और उस तक कोई महत्वपूर्ण सामग्री पहुंचानी है, हथियार पहुंचाने हैं, रसद पहुंचानी है, ऐसे में पहले उस युद्धपोत को किसी पोर्ट के नज़दीक आना पड़ता था, लेकिन अब डीआरडीओ और नौसेना ने एक टेस्ट के जरिए कंटेनर 150 किलोग्राम भारी कंटेनर को सीधे शिप के ऊपर ड्रॉप करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो कि सफल रहा है। गोवा में इस परीक्षण को अंजाम दिया गया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। 150 किलोग्राम भारी कंटेनर को सीधे एयर ड्रॉप के जरिए शिप पर उतारने में कामयाबी मिली है। इस तरह से अब युद्ध के मोर्चे पर या अलग अलग मोर्चों पर जब भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं वो 2000 किलोमीटर दूर भी अगर किसी समुद्री मोर्चे पर तैनात हैं, उस दौरान उन्हें किसी रसद की, किसी सामग्री की ज़रूरत होती है, हथियारों की ज़रूरत होती है, तो सीधे एयर ड्रॉप के जरिए, कंटेनर के जरिए उन्हें उन तक ये सामग्री पहुंचाई जा सकती है। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण मारक क्षमता डीआरडीओ की मदद से नौसेना ने हासिल की है। एक और अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना ने एक बड़ा फैसला किया है। कंटोनमेंट, जहां पर जो भारतीय देश भर में, पूरे देश में भारतीय सेना के बड़े बड़े कंटोनमेंट एरिया हैं, कैंट एरिया जिन्हें कहा जाता है, वहां पर अब जो सिविल यानी कि जो आम लोग रहते हैं उनके लिए एक नया रास्ता खोला गया है। इस कदम में पहली बार हिमाचल में जो भारतीय सेना का योल कंटोनमेंट एरिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण मिलिट्री एरिया से माना जाता है, वहाँ पर उसे अब सिविल के लिए खोल दिया गया है। यानी कि जो सिविल एरिया, उसके अंदर जो आम लोग रहते हैं उनको अब नोटिफाई कर दिया गया है। भारत सरकार ने 27 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन जारी करके म्युनिसिपल सिटी के तहत उसे खोल दिया गया है। यानी कि अब कंटोनमेंट के अंदर जो लोग आम लोग रहते हैं वो
अब म्यूनसिपैलिटी यानी कि सिविल के अंदर आ सकेंगे, जिनसे कि उनके जो निर्माण के काम हैं, दूसरे काम हैं, वो आसानी से हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना चाहे मिलिट्री एरिया के अंदर की जो सड़कें हैं या जो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट हैं, उन्हें आम लोगों के लिए खोलने की दिशा में काम करती रही है। और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुराने जो काफ़ी पुराना ब्रिटिश काल का कंटोनमेंट एरिया योल है, उसको अब सिविल के लिए खोलने का फैसला लिया गया। यानी कि उसके अंदर जो आम लोग रहते हैं वो उन्हें अब म्यूनसिपैलिटी के अंदर सुविधाएं मिल पाएंगी। इस तरह से धीरे धीरे भारतीय सेना अपने जो मिलिट्री क्षेत्र हैं उनका इस्तेमाल बाकी लोग भी कर सकें, उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। डिफेंस डायरी में अब बात एक ऐसे महायोद्धा की जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के 20 से ज़्यादा पैटर्न टैंकों को नेस्ते नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह रजावत की। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह रजावत इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसे शायद आज हम बहुत कम लोग जानते हों। 18 राजपूताना राइफल्स में 1965 युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी जान पर खेलकर टैंकों की भीषण गोलाबारी के बीच में घुसकर 20 पैटर्न टैंकों को नेस्तनाबूद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद उनके जो साथी थे उनमें जबरदस्त जोश का संचार हुआ। रघुवीर सिंह रजावत का जन्म राजस्थान के टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ। 2 नवंबर 1923 को उनका जन्म हुआ और बचपन से ही पारिवारिक माहौल को देखते हुए उनका सेना में जाने का सपना था। जिस सपना 22 मार्च 1942 को पूरा हुआ और वो भारतीय सेना में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए। लेकिन उसके बाद नौकरी के कुछ समय के बाद ही उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में भेजा गया। 1944 में उन्होंने वर्मा के मोर्चे पर यानी कि म्यांमार में युद्ध में जापान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और इस युद्ध में उनकी काबिलियत, उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें उस वक्त जयपुर की सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन दे दिया गया। वो एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में म्यांमार के मोर्चे पर उन्होंने जिस वीरता का अंजाम दिया, उनका एक बड़ा सपना पूरा हुआ। वो भारतीय सेना में अधिकारी बन गए और उसके बाद 1900 देश की आज़ादी के बाद जब चाहे 1947 के युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद 1965 के युद्ध में उन्हें अपनी वीरता का परचम लहराने का मौका मिला। युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह रजावत 18 राजपूत राइफल का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें पंजाब के खेमकरन लाहौर सेक्टर में की जिम्मेदारी दी गई थी। वहां पर पाकिस्तानी सेना टैंकों की मदद से लगातार आगे बढ़ रही थी। अपनी बटालियन के कमांडर के रूप में उन्हें दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना था। वो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान एक के बाद एक उनके कई साथी शहीद हो गए। एक पल ऐसा आया जब रघुवीर सिंह को लगा कि उनकी टुकड़ी पूरी तरह से दुश्मन की भारी गोलाबारी और आमने सामने की लड़ाई की चपेट में आ जाएगी। जब उनके बहुत कम साथी बचे, ऐसे में उन्होंने अपने जोश को काबू में करते हुए समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही दुश्मन के टैंक नजदीक आए, उन्होंने भारी गोलाबारी के बीच गोलों की बौछार को झेलते हुए दुश्मन के टैंकों पर सीधे ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। अपने कमांडर के इस जोश को देखते हुए, इस हौसले को देखते हुए उनके जो बाकी बचे हुए साथी थे उनमें भी जोश भर गया और उन्होंने अपने सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए वो दुश्मन के इन पैटर्न टैंकों पर टूट पड़े और इस तरह से लगभग 20 पैटर्न टैंकों को उस लड़ाई में नेस्तनाबूद करने में, पूरी तरह से बर्बाद करने में ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह और उनकी टुकड़ी और बाकी सैनिकों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह ऐसा मौका था जब अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए उनके ज़्यादातर सैनिक शहीद हो चुके थे, देश पर अपना प्राण न्यौछावर कर चुके थे और इस मुश्किल घड़ी में अपना होश संभालते हुए ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो शायद पहली बार आपने सुना। उनके इस नेतृत्व क्षमता के लिए, इस वीरता के लिए और अपने
प्राणों को की बाजी लगाने के इस हौसले के लिए उन्हें वीरता के दूसरे बड़े सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह रजावत ने 1965 के युद्ध में ऐसा कारनामा किया जिसकी शायद पहले कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उनकी वीरता, उनका योगदान सेना में यहीं तक नहीं रुका। 1965 के युद्ध के बाद भी वो सेना में रहे। 1971 के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस युद्ध में लगभग 1 लाख जो पाकिस्तानी सैनिक बंदी थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, उनकी देखरेख का काम ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह को दिया गया, जिसे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उसका निर्वाह किया। तो इस तरह से 1944 दूसरे विश्व युद्ध से जो सफर ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का शुरू हुआ एक सैनिक के तौर पर 1971 तक के युद्ध में चला। लेकिन उन्होंने 1965 के युद्ध में एक टीम लीडर के तौर पर, बटालियन कमांडर के तौर पर अपनी वीरता का एक सुनहरा पन्ना भारतीय सेना के इतिहास में जोड़ा। डिफेंस डायरी के इस अंक में आज हमने बात एक ऐसे महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने युद्ध के मुश्किल हालात में मोर्चा संभालते हुए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और दुश्मन के दांत खट्टे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले अंकों में बात ऐसे ही शूरवीरों की। जय हिंद।